नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्पीडी बुक रेलवे सामान्य अध्ययन जिसका हम लोग 1380 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 1992 से लेके 2023 तक जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है आरआरबी दिल्ली मेट्रो, जो कि 13 जनवरी 2002 का ये पेपर है। ये दिल्ली मेट्रो में आया हुआ पेपर है। इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन प्रक्रिया द्वारा। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? चालन प्रक्रिया द्वारा। क्लियर। अब हम यहाँ जानेंगे कि चालन है क्या, चालन कैसी प्रक्रिया है, इसको हम डेफिनेशन सहित देखेंगे। तो आइए, चालन जो है किसी वस्तु के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा या बिजली के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण है। दोस्तों, चालन किसे हम कहते हैं? किसी वस्तु के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा या बिजली के रूप में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, वही जो है चालन कहलाता है। क्लियर। यहाँ आपको क्लियर हो गया। किसी वस्तु के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा या बिजली के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन। दोस्तों, ये परिभाषा इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि इस परिभाषा से ही क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। तो इसलिए हम जो है इस परिभाषा को भी, डेफिनेशन को भी लिख दे रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। चालन जो होता है कहाँ आता है? ठोस में, तरल पदार्थ, गैसों में होता है। चालन जो है ठोस में, तरल पदार्थ में और गैसों में होता है। चालन ठोस, तरल पदार्थ, गैसों में होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो का एक दूसरा प्रश्न है। इसमें आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए आपेक्षिक घनत्व, या इसको हम इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरल पदार्थ का घनत्व या विशिष्ट
गुरुत्व। क्वेश्चन इस तरह पूछ लेगा कि तरल पदार्थ का घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोमीटर का। और यहाँ पे पूछ लेगा अपेक्षिक घनत्व, तो भी हाइड्रोमीटर का। इसी से रिलेटेड, मापन से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, उन टॉपिक को भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो एक तो हाइड्रोमीटर हो गया, एक पूछ लेता है हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर, या तरल पदार्थ का घनत्व विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न आता है हाइग्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर हो गया, ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है हम करते हैं हवा में नमी तथा आर्द्रता की मात्रा को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है हवा में नमी आर्द्रता की मात्रा को मापता है। हाइग्रोमीटर हवा में नमी आर्द्रता की मात्रा को मापता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता मापी भी कहते हैं। हाइग्रोमीटर को हम आर्द्रता मापी भी कहते हैं। क्लियर। एक तो हो गया अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, इसका विशेष ध्यान देना होगा। और एक प्रश्न पूछता है हाइग्रोमीटर, तो हवा में नमी आर्द्रता की मात्रा मापता है, ऐसे हम आर्द्रता मापी भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आ जाएगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह बैरोमीटर को हम कह सकते हैं वायु दाब मापी भी क्लियर। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीडोमीटर, वाहन में गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, स्पीडोमीटर। क्वेश्चन पूछ लेता है स्पीडोमीटर से रिलेटेड, तो स्पीडोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाहन में गति मापने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम एक एक करके करा रहे हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहन में गति मापने के लिए। अब आ जाता है क्वेश्चन टेकोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति। शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति मापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। टेकोमीटर को हम क्या कहते हैं, टेकोमीटर को हम कहते हैं रेव काउंटर या आरपीएम गेज भी कहते हैं। टेकोमीटर को हम रेव काउंटर भी कहते हैं, आरपीएम गेज भी कहते हैं। अब आरपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रोटेशन पर मिनट। एक एक क्वेश्चन को जो हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ताकि उस क्वेश्चन से आसपास जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। क्लियर। आगे चल रहे हैं दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का ही पेपर है,
तो इसमें अगला प्रश्न है, किसी घर्षण का मान सबसे कम होता है। किसी घर्षण का मान सबसे कम किसमें होता है? तो लोटनिक घर्षण में। लोटनिक घर्षण में। अब यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं कि लोटनिक घर्षण क्या है। क्लियर? तो लोटनिक घर्षण का मतलब कि घर्षण बल जो वस्तु के लुढ़कने पर गति का विरोध करता है, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु के लुढ़कने पर गति का प्रतिरोध करता है। ये एक तरह का गतिज घर्षण है। लोटनिक घर्षण को हम क्या कह सकते हैं? गतिज घर्षण भी कह सकते हैं। गतिज घर्षण नोट कर लीजिएगा। लोटनिक घर्षण को हम गतिज घर्षण भी कह सकते हैं। लोटनिक घर्षण का मतलब हो गया वह घर्षण बल जो किसी वस्तु के लुढ़कने पर गति का प्रतिरोध करता है, वह क्या कहलाता है? लोटनिक घर्षण। अब यहाँ आपने लोटनिक घर्षण समझ लिया। अब घर्षण बल क्या है उसको हम समझ लेते हैं। अब घर्षण बल क्या है, हम घर्षण को समझ लेते हैं। क्लियर? तो यह घर्षण बल वह बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। इसको नोट कर लीजिए। वह बल, घर्षण बल वह बल जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल वह बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। अब बात आती है कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। तो घर्षण बल यहाँ पे जो है एक तो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का घर्षण बल जो है दो प्रकार। पहला जो हो गया शुष्क घर्षण। दूसरा हो गया द्रव घर्षण। शुष्क घर्षण, द्रव घर्षण। अब बात आती है शुष्क घर्षण में चार प्रकार के होते हैं। शुष्क घर्षण अब देख लेते हैं। शुष्क घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? चार। उसमें जो है स्थैतिक घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण या उसे हम लोटनिक घर्षण भी कहते हैं। जो अभी हमने लोटनिक घर्षण को पढ़ा है, तो रोलिंग घर्षण को जो है हिंदी में लोटनिक घर्षण भी कहते हैं, इंग्लिश में रोलिंग घर्षण कहते हैं। अब चौथा हो गया पॉइंट नंबर 1, 2, 3 घर्षण हो। 4 हो गया चौथा नंबर सर्पी घर्षण। अब देख लेते हैं दोस्तों घर्षण दो प्रकार, शुष्क और द्रव घर्षण। तो शुष्क में हो गया 4, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण
रोलिंग या इसे हम लोटनी घर्षण भी कहते हैं, सर्पी घर्षण। क्लियर, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। पहली बात तो अश्व यहाँ बात कर रहा है घोड़े की। क्लियर, अश्वारोही मतलब हो गया घोड़े पे, घोड़े को चलाने वाला व्यक्ति या घुड़सवारी इसे हम बोल सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। अब बात आती है जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का चौथा नियम है, तो न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है क्या? जड़त्व का नियम। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर यदि कोई वाय बल वाय बल यदि लगाया जाता है तब वो गतिमान होती है। क्लियर, वो गतिमान कब होती है? जब तक उस पर कोई वाय बल ना लगाया गया। जड़त्व का नियम, जड़त्व में यह है कि कोई वस्तु विरामावस्था में उस पर जब तक वो गतिमान तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर, तो अश्वारोही गिरने का आशंका कारण क्या है? विराम का जड़त्व। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होना। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होने के कारण जो है लोहे के टुकड़े जल में नहीं तैरते। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दांतों के डॉक्टर जो होते हैं वो जो दांत के लिए जो संकेंद्री पर प्रकाश, संकेंद्री एक जगह जो प्रकाश दांत में डालते हैं उसके लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांतों पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अब एक क्वेश्चन इसी पे आता है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण काफ़ी बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि पीतल एक क्या मिश्र धातु है? पीतल मिश्र धातु है जबकि वायु एक है क्या? मिश्रण। वायु जो है मिश्रण है। हम बात
बात आती है पीतल जो है, पीतल किसका किसका मिश्रण होता है या मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है वो तांबा प्लस जस्ता का बना मिश्र धातु होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है, तो आप पता है आपको तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा और जस्ते से मिलकर बना मिश्र धातु क्या है, पीतल। इसको आप रट जाइए, पीतल जो होता है तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अब इसमें बात आ रही है कि वायु है एक क्या है, मिश्रण। तो वायु में अब कौन कौन सा मिश्रण है उसको हम देख लेंगे, किस किस का मिश्रण है। तो वायु में कौन कौन सा मिश्रण है, वायु यहाँ पे पहला जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि वायुमंडल में हवा में कितने % जो है नाइट्रोजन है, तो 78%। वायुमंडल में हवा में कितने % नाइट्रोजन है, वो 78%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वायुमंडल में हवा में कितने % नाइट्रोजन है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप क्वेश्चन जब भी आएगा ये 78%। अब ऑक्सीजन कितने % है, वो आपका हो जाएगा 21%। आर्गन कितना है, 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो आपका 0.03। एक तरह से मिला के 1% में जो है अन्य सभी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन। 1% में ये सभी आ जाएंगे। क्लियर। तो वायुमंडल में हवा में कौन कौन सा मिश्रण है, वो जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है हवा। अब हवा में वायुमंडल में हवा में नाइट्रोजन कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03%। अन्य गैसों में 1% में सब मिला के हैं। 1% में कौन कौन है, अन्य गैसों में 1% है। तो 1% में कौन कौन है, जैसे मीथेन हो गया, आर्गन हो गया, ओजोन हो गया और अन्य गैसें। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अन्य गैसें। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का जो हिस्सा होता है का पृष्ठ क्या कहलाता है, दृष्टि पटल या उसे हम रेटिना कहते हैं। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, रेटिना। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर। क्लियर। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे। अगला प्रश्न है, बाल नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत तापमान पे। बाल का नियम जो है नियत तापमान पे लागू होता है। दोस्तों बात आती है कि बाल का नियम क्या है।
तो ये तो हम क्वेश्चन के अनुसार किस स्थिति में लागू होता है, नियत तापमान का। अब बैल का नियम क्या है? बैल का नियम कहता है, आप इसी फार्मूले से समझ जाएंगे, बाकी हम बता दे रहे हैं। स्थिर तापमान पर बैल का नियम है कि दोस्तों, स्थिर तापमान पर किसी शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बाल का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या सरल भाषा में हम ये जान लें कि आदर्श जो बाल का नियम जो है, एक सरल भाषा में समझ लेते हैं। आदर्श गैस का दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है। आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। आयतन में संबंध सीधा हम समझ लेते हैं कि बाल का नियम जो है आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। वो संबंध क्या है? फार्मूला। इस फार्मूले से आप इस नियम को एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान और द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो गया? P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। ये गैस का क्या हो गया? प्रेशर हो गया, दाब। ये गैस का क्या हो गया? आयतन। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अब हम जान लेते हैं कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव दोस्तों हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए या याद करना कर लीजिए। तो पृष्ठ तनाव होता है जो द्रवों की सतहों की न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव, या इस तरह हम कह सकते हैं कि एक तरल पदार्थ का वह गुण है जो बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं T बराबर F/L। F जो यहाँ बल है, यहाँ जो L लंबाई। क्लियर? तो यहाँ बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ से मात्रक भी निकाल लें। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है वास्तविक भार से कम हो जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। 1 यूनिट ऋणावेश इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? तो परावर्तन कारण।
परावर्तन के कारण जो होता है सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। इसी परावर्तन के कारण जो है सड़क पे चलते हुए कुछ दूर पानी दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है पानी की तरह। तो किसके कारण होता है? तो वो भी परावर्तन कारण होता है। अगला प्रश्न है, नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। जलयानों की गति मापने के लिए जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है कौन सी? गामा किरणें। गामा किरणें जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। क्लियर दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।